नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विश्व भूगोल। और विश्व भूगोल में मैं एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर को सबसे पहले ले रहा हूँ। वायुमंडल संगठन एवं संरचना। देखिए, यूपीएसआई हो गया, इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। यूपीएसआई 9500 जेल वार्डन और उप निरीक्षक गोपनीय सहायक को मैं आपको सिर्फ उतना पढ़ा रहा हूँ जिससे कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। इस पे चाहूँ तो मैं 1 घंटे की भी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ हम टारगेटेड चीजें पढ़ेंगे जिससे कि आप कम पढ़ें, अच्छा पढ़ें, बार बार पढ़ें और आपका सिलेक्शन 100% हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा मैंने हैंड राइटिंग लिखा हुआ है, ये थोड़ी राइटिंग ठीक नहीं आती है, जो टैबलेट होती है उससे। सबसे पहले देखते हैं कि वायुमंडल जो है वो असमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, वायुमंडल आप समझते हैं कि ये पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर एक कवर की तरीके से जो है वायु ने हमें घेर रखा है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं वायुमंडल। इसमें बहुत सारी गैसें होती हैं और वो गैसें जो हैं वो असमांगी ना होकर असमांगी होती है। मतलब उनका जो परसेंटेज होता है वो सेम नहीं होता है। कोई गैस ज्यादा है, कोई गैस कम है, कोई गैस बिल्कुल नगण्य है, मतलब बिल्कुल है ही नहीं। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं असमांगी मिश्रण। ठीक है, फिर चलते हैं सौर विकिरण के लिए पारदर्शी जबकि पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी है। जिन बच्चों ने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है उनके लिए मैं बता दूं, ये थोड़ी बेसिक चीज होती है कि जैसे जब ये हमारी पृथ्वी है और ये पृथ्वी, ये है सूर्य। ठीक है, इस तरीके से इसको सूर्य हमने बना दिया। तो ये आपका सूर्य, जब यहाँ से कोई भी, जैसे यहाँ से जो किरणें आती हैं, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि पृथ्वी जो है, ठीक, पृथ्वी सूर्य की किरणों से डायरेक्ट गर्म नहीं होती है। ठीक है, जो भी आपको गर्मी दिखती है वो सूर्य की किरणों से डायरेक्ट गर्म नहीं होती। जब किरणें आती हैं और वो आके जो है यहाँ पे टकराती हैं, ठीक है, विकिरण जो आता है टकराता है, टकराने के बाद जब वो वापस होता है उससे जो है, क्योंकि कुछ गैसें ऐसी होती हैं, ठीक है, कि जो हमारे उस विकिरण को, ठीक ठीक, जब सूर्य से जो विकिरण आ रहा होता है उसको तो एंट्री तो दे देती हैं, लेकिन जब वापसी जा रहा होता है तो उसमें कुछ परसेंट को रोक लेती हैं। इसीलिए पृथ्वी का जो एक तापमान जो है वो मिनिमम बना रहता है, वो उस वायुमंडल का काम है। वायुमंडल में कुछ गैसों का वही काम है। ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि जो सौर विकिरण होता है, जो डायरेक्ट सूरज से आने वाला जो एनर्जी होती है उसके लिए वो रोकथाम नहीं करती है, लेकिन जब वो पृथ्वी की सतह से टकरा के जब वो वापस होती हैं तब उसको जो है रोक लिया जाता है। इसीलिए पृथ्वी गर्म रहती है। फिर है आपका वायुमंडल में 3 तत्वों का संगठन है। मतलब कुल मिला के जो वायुमंडल है हमारा, ठीक है, उसमें 3 तत्व हैं। कौन कौन से हैं? वो है आपकी गैसें हैं, ठीक, जलवाष्प है। जलवाष्प का मतलब जिसको कि हम वाटर वेपर बोलते हैं, ठीक, वाटर वेपर। ठीक है, और उसके बाद जो है वो आपका है एरोसोल। एरोसोल का क्या मतलब होता है? एरोसोल का मतलब होता है छोटे छोटे कण, ठीक है, छोटे छोटे धूल के कण, राख, ठीक, ये सब चीजें जब होती हैं और ये सब भी आपके जो है पर्यावरण में, वातावरण में जो आपका अच्छी मात्रा में रहते हैं। ठीक, तो इन्हीं से जो है, जब भी आप देखेंगे कि बादल जो हमें दिखते हैं वो सब एरोसोल पे ही बने हुए बादल होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि आपका इसको जलवाष्प को देखते हैं। ठीक है, जलवाष्प क्या होती है? जलवाष्प वायुमंडल की, जलवाष्प मतलब छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे बारीक जो है वो पानी की बूंदे होती हैं। ठीक है, बहुत छोटी छोटी, ये जो दिखती हैं आपको बारिश पड़ती है ये नहीं, बहुत छोटी होती हैं, उनको जलवाष्प बोला जाता है। और लगभग पृथ्वी की सतह से 8 किलोमीटर तक जो है 90% आपको जलवाष्प मिल जाती है। ठीक है, मतलब पृथ्वी की सतह के आसपास, मतलब 8 किलोमीटर तक ही जलवाष्प जो है वो रहती है। ठीक, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे गैसों को, कौन सी गैस होती हैं, क्या क्या होता है उनका काम, और जो है उसके बाद हम पढ़ेंगे कि वातावरण जो है हमारा, वायुमंडल जो है वो किन किन सतहों में बटा हुआ है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गैस। ठीक है, हम देखते हैं गैस। देखिए, प्रमुख गैस जो है वो आपकी है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आर्गन। ठीक है, सबसे मेजर जो गैसें हैं और सबसे ज्यादा आपको प्रतिशत जो मिलेगा वायुमंडल में वो इन्हीं गैसों का मिलेगा। जैसे आपका जो है नाइट्रोजन 78.08% है, ठीक, 78.08। फिर ऑक्सीजन जो है वो 20.95% है। ठीक, इनको एक बार ध्यान में रख लीजिए, कभी कभी क्वेश्चन जब डालता है तो वो परसेंटेज भी पूछ लेता है। उसके बाद आर्गन गैस है 0.93%।
एक चीज ध्यान रखिए, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बच्चे गलती कहाँ कर बैठते हैं कंफ्यूजन के दौरान। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि प्रमुख वायुमंडल, हमारी वायुमंडल में प्रमुख गैसें निम्न में से कौन सी नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे वो, या फिर ये बताइए प्रतिशतता के आधार पर, ठीक है, कि सबसे कम गैस कौन सी पाई जाती है वायुमंडल में। इस तरीके का मान लीजिए क्वेश्चन आ गया। अब बच्चे क्या करेंगे, उन्होंने नाइट्रोजन सुना है, ऑक्सीजन सुना है और उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड सुनी है, ठीक, आर्गन नहीं सुनी है, तो वो तुरंत एकदम आंसर लगा देंगे आर्गन। जबकि वायुमंडल में हमारे नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा गैस हमारी आर्गन मिलती है, उसके बाद मिलती है CO2, ठीक। तो इसलिए जो है उसका आंसर जो होगा CO2। लेकिन अब थोड़ा सा आप ये तीन आपने याद कर ली, तीन हो गया आपका, ये चौथा भी ध्यान रख लीजिए। लेकिन उसके बाद कुछ गैसें और हैं, अगर वो ज्यादा ही उल जलूल क्वेश्चन डालने पर उतर आए तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे नियोन गैस भी होती है वायुमंडल में, हीलियम गैस भी होती है वायुमंडल में, हाइड्रोजन भी होती है, मीथेन भी होती है, ठीक है। ये सारी गैसें जो होती हैं ये आपकी वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब इसमें कुछ प्रमुख गैसें हैं, उनका काम भी देख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन गैस जो होती है उसका काम होता है कि जलते समय ऑक्सीजन को कंट्रोल करना। आपको पता है कि जलने के लिए, किसी भी चीज को जलने के लिए जो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अगर नाइट्रोजन गैस ना हो तो पूरे के पूरे आपका जो है हमारे वर्ल्ड में इतनी भयंकर आग लगे कि वो कभी बुझे ही ना, ठीक है। क्योंकि नाइट्रोजन गैस जो होती है उसको कंट्रोल करती है ऑक्सीजन को, ठीक है, उसको कंट्रोल करती है, जिससे कि वो जो कोई भी आग होती है वो अगर उसको बुझाया भी ना जाए, लेकिन वो एक समय के बाद जो है वो बुझ जाती है। दूसरा देखते हैं ऑक्सीजन। इंसानों के लिए और पूरी के पूरे जीव जंतुओं के लिए सबसे प्रमुख गैस है ये। और जैसे ये ऑक्सीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये प्रकाश संश्लेषण में वो जो है आपका प्रकाश संश्लेषण का, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का ये बाय प्रोडक्ट होता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का बाय प्रोडक्ट होता है। बाय प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जैसे जब आपके पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं और आपका जो है बाय प्रोडक्ट में, उत्पादन में क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए पेड़ हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण का बाय प्रोडक्ट है। उसके बाद है जीवन के लिए उपयोगी है। भाई जीवन जीने के लिए जो है उपयोगी है ना, आप 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट सांस रोक के दिखा दीजिए, उसके बाद अपने आप आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो जरूरी है। इसीलिए हर समय बोला जाता है कि पर्यावरण को दूषित ना करें और पॉल्यूशन ना हो, क्योंकि ये चीज जो है इसके बिना आदमी नहीं रह सकता। खाना खाने के बिना 24 घंटे 15 दिन तक रह सकता है, लेकिन जीवन के लिए सबसे प्रमुख है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना जो है इंसान नहीं रह सकता। फिर है दहन प्रक्रिया के लिए उपयोगी। अगर ऑक्सीजन ना हो तो आग भी नहीं जलेगी, ठीक है। किसी भी छोटी आग या बड़ी आग के लिए जो है आपका दहन प्रक्रिया होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ठीक। आप चलिए आगे इसका चलते हैं कि इसमें आगे इंपॉर्टेंट क्या है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपको ये पता होना चाहिए कि रेडॉन गैस, ठीक है, रेडॉन गैस ऐसी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि निम्न में से कौन सी गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो रेडॉन गैस ऐसी है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। और रेडॉन गैस के साथ एक और आपको मैं फैक्ट बता देता हूं कि जब भूकंप आता है तो भूकंप के सिम्टम्स में ये देखा जाता है कि अचानक पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में रेडॉन गैस एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है। सतह पर एकदम से रेडॉन गैस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब ये होता है कि भूकंप आने की संभावना है। तो रेडॉन गैस जो है वो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। आर्गन गैस गैस जो है वो अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। मैंने आपको ये पीछे बताया। देखिए आर्गन जो है, जैसे क्वेश्चन आ जाता है कि वायुमंडल में अक्रिय गैसों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आर्गन, ये जो गैस है, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं CO2 पर। CO2 प्रकाश संश्लेषण मतलब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बहुत ज्यादा उपयोगी है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, प्लांट्स मैंने आपको बताया कि प्लांट जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करते हैं, मतलब उसको अवशोषित करते हैं, और आपका जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में, मतलब उत्पाद के रूप में जो है वो आपका ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इसीलिए पेड़ पौधे हमारे लिए जरूरी हैं। फिर है पृथ्वी के ताप को संतुलित करने के लिए। अब भाई ऐसा है कि पृथ्वी के ताप को संतुलित करने के लिए इसलिए होता है क्योंकि कुछ मैंने बताया आपको कि जो एनर्जी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस,
ठीक है, जैसे कहते नहीं है अभी के, आपने बोलचाल की भाषा में सुना होगा या फिर नॉर्मल भी अगर आप एनवायरनमेंट के बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं तो सुना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के ज्यादा उत्सर्जन के कारण ज्यादा वो पर्यावरण में पहुंच चुकी है, इस वजह से गर्मी बढ़ रही है। ये सुनते हैं ना आप, तो यही कारण होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, जो पृथ्वी का पार्थिव विकिरण होता है, मतलब ऐसे सूर्य से जो आपकी एनर्जी आई वो यहाँ पृथ्वी की सतह पर टकराई, और जब वो वापस होती है, ठीक है, टकरा के वापस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड उसको बाहर जाने नहीं देती है। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड एक सतह बना लेती है और वो जाने नहीं देती है, और जब वो जाने नहीं देती है तो सीधी सी बात है कि पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ने शुरू हो जाता है। फिर है आपका पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का घनत्व तो अधिक ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ घटता जाता है। ये सिंपल है कि भाई सीधी सी बात है कि ये पृथ्वी है और ये इस तरीके से जो है ये आपका वायुमंडल है। तो जैसे जैसे आप ऊपर को बढ़ेंगे वैसी वैसी पृथ्वी का घनत्व का मतलब होता है घना होना। ठीक है, जब आप पृथ्वी के बिल्कुल जहां पर सतह पर खड़े हुए हैं वहां पर वायुमंडल मतलब गैसों के जो घनत्व है वो बहुत ज्यादा घनी घनी गैसें हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे कम है, इसीलिए हमें सांस लेने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि सतह पर ऑक्सीजन का घनत्व ज्यादा होता है और ऊपर जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे कम होता है। तो ये चीज आपको जो है फैक्ट याद होना चाहिए। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा, ये पृथ्वी की लेयर्स हैं। वायुमंडल की एटमॉस्फेयर जो होता है, एटमॉस्फेयर की लेयर्स, एटमॉस्फेयर को लेयर्स में बांटा गया है। ठीक है, सतह से लेके, ये जो सतह है सतह से लेके ऊपर तक, ठीक है, इनको एक पार्टिकुलर आपका जो है लेयर्स में बांटा गया। वो कौन कौन सी लेयर है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले इस चार्ट को ध्यान से देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आ जाती है ट्रोपोस्फियर, जिसको कि क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाती है आपकी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, जिसको कि समताप मंडल बोला जाता है। मीजोस्फियर का मतलब होता है मध्यमंडल, जिसको मध्यमंडल कहा जाता है। आयनोस्फियर मतलब होता है आयन मंडल। ठीक है, इसको एक मतलब ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी जब मैं आगे बताऊंगा तो ऐसे भी जाते हैं, इसको सीरीज बाय लगाने के आ जाता है। ठीक है, कि वायुमंडल में नीचे से ऊपरी सतह को क्रम से लगाएं, तो कैसे लगाओगे? ठीक है, या फिर ऊपर से लेके सतह तक आप क्रम से लगाएं, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज, तभी आप इसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। ऊंचाई कितनी होती है सतह से? इसकी ऊंचाई जो होती है वो कम ज्यादा होती है। आपको पता होगा पृथ्वी गोल नहीं है, पृथ्वी चपटी है। ठीक है, तो इसी वजह से इसका इक्वेटर मतलब आपका विषुवतीय रेखा पर ये सतह से 14 किलोमीटर तक होती है, 14 किलोमीटर। और पोल पर, ठीक है, पोल पे जब हम जाते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल पे, तब ये जो है सतह से 8 किलोमीटर तक रहती है। ठीक है, इसका क्षोभ मंडल, इसीलिए इसको जो है ये इसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब मौसम की सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। ठीक, मौसम की हर तरीके की घटना जो है वो इसी मंडल में होती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितने भी आपके वाष्पीकरण, संघनन, मतलब ओला पड़ना, बारिश होना, ठीक है, और हिमवर्षा होना, ये सारी चीजें जितनी भी आपको दिखती हैं, बिजली कड़कना, ये सब चीजें जो होती हैं क्षोभ मंडल में होती हैं। क्षोभ, इसीलिए तो इसका नाम क्षोभ मंडल रखा गया है, कि जो स्थिर ना हो। ठीक है, जो स्थिर नहीं होता है वहां पर मतलब जो वहां की जो दशाएं होती हैं, जो मौसम की दशाएं होती हैं वो स्थिर नहीं होती हैं। कभी वहां जो है पानी पड़ना शुरू हो जाता है, कभी बर्फ पड़ जाती है, कभी जो है लू शुरू हो जाती है, कभी गर्माहट, कभी इस तरीके से जो है अपना चलता रहता है उसमें। तो इसीलिए सारी मौसम की घटनाएं जो है वो इसी क्षोभ मंडल में आपकी पाई जाती हैं। 75% गैस इसी मंडल में होती हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि सतह से ऊपर जाने पर जो है वायुमंडलीय गैस का घनत्व कम होता है, तो इसीलिए 75% जो गैसेज होती हैं, ठीक है, वो आपका इसी मंडल में पाई जाती हैं। ऊंचाई के साथ इसका तापमान घटता जाता है। ठीक है, ऊंचाई के साथ इसका तापमान घटता जाता है। फिर सेकंड है आपका समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर आता है। इसको कि इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेटोस्फियर। इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर। मतलब इस तरीके से समझ लीजिए, ये आपकी सतह है, सतह से 18 किलोमीटर मान लिया, ये आपकी हो गई इतने एरिया में आगे आपकी हो गई ये कौन सी क्षोभ मंडल। फिर उसके बाद यहां से लेके 50 किलोमीटर, ठीक है, यहां से ये पूरी सतह से 50 किलोमीटर इसको माना जाता है। सतह से 50 किलोमीटर पर इसको जो है ये आपकी स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल इसको कहा जाता है। ये वाला जो एरिया है ये समताप मंडल है। यहां पर समताप, इसको अगर आप संधि विच्छेद करेंगे तो इसका मतलब होगा समान ताप जहां पर रहता है, जहां पर ये मौसमी जो घटनाएं होती हैं ये सब नहीं होती हैं, बिल्कुल
मतलब मौसम बहुत शांत होता है वहाँ, इसीलिए वहाँ पर जो है हवाई जहाज जो होते हैं वो वहीं पर, हवाई जहाज इसी मंडल में उड़ते हैं। ठीक, हवाई जहाज जो आप देखते हो, जो एरोप्लेन वगैरह देखते हो, वो इसी मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका जो है मौसमी घटनाएं ज़्यादा नहीं होती हैं। फिर है ओजोन परत की उपस्थिति इसी मंडल में होती है, इसकी निचली परत में। ठीक है, परत की मोटाई ज़्यादा होती है, ये आपकी लगभग जो है 15 से 35 किलोमीटर तक के बीच में होती है। तो निचली परत में इसका जो है ओजोन परत होती है। जैसे क्वेश्चन सीधा सीधा आ जाता है कि ओजोन परत किस आपके जो है मंडल में होती है, तो वो है समताप मंडल। ठीक, उसके बाद है तापमान बढ़ता है ऊंचाई के साथ। ऊंचाई के साथ मैंने आपको बताया क्षोभ मंडल में जो है वो तापमान घटेगा और इसमें जो है वो तापमान बढ़ेगा, इसमें तापमान बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। मध्य मंडल, ये आपका 50 से लेके 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। ठीक है, अब जैसे ये मान लीजिए ये हो गई आपकी सतह। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये हो गई सतह, ये 18 किलोमीटर, फिर ये 50 किलोमीटर, फिर ये जो है 80 किलोमीटर। ठीक है, तो ये आ गया आपका क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ये मध्य मंडल। ठीक है, मध्य मंडल में क्या है, ऊंचाई के साथ इसमें तापमान में कमी होती है, इसमें बस इतना आप ध्यान रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आयन मंडल। ठीक है, आयन मंडल, आयनोस्फीयर इसको इंग्लिश में कहते हैं। ऊंचाई जो है वो आपकी 80 से लेके 640 किलोमीटर तक है। ऐसे समझ लीजिए इसको कि ये आपका हो गया 18, ये आपका क्षोभ मंडल, फिर 50 ये आपका समताप मंडल, और फिर ये आपका 50 से लेके 80। ठीक है, ये आपका हो गया मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद 80 से लेके आपका 640 किलोमीटर तक ये आपका हो गया आयन मंडल। ठीक, इसमें जो है तापमान जो है तेजी से बढ़ता जाता है। अब तापमान को किस तरीके से याद रखोगे, ऐसे याद रखना कि क्षोभ मंडल जो होता है, ठीक है, क्षोभ मंडल में तापमान घटता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, जैसे जैसे आप देखोगे मतलब ऊपर जाते हो तो ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, या फिर जो है किसी पहाड़ पे जाते हो तो ठंडी लगनी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब तापमान जो है घटता है। अब इससे आप रिदम लगा लीजिए। इसके बाद जो है समताप मंडल में तापमान बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा, फिर मध्य मंडल में फिर तापमान घटेगा। ठीक है, फिर आयन मंडल में फिर तापमान बढ़ेगा। ऐसे याद कर लीजिए आप। तो आयन मंडल में तापमान बढ़ता है। इस मंडल में आयन होने के कारण रेडियो तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। मतलब जो रेडियो की तरंगें होती हैं वो सब इसी मंडल में परावर्तित होकर और आपके रेडियो स्टेशन से वहां आयन मंडल में जाती हैं, और आयन मंडल से आपके जो है रेडियो जिस पे आप सुन रहे होते हैं उसके पास आती हैं। तो ये आयन मंडल आयन होने के कारण जो है यहाँ पर जो है आपका ये रेडियो की तरंगें परावर्तित हो जाती हैं। इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए। फिर है बहिर्मंडल। बहिर्मंडल एग्जोस्फीयर। एग्जोस्फीयर मतलब बिल्कुल बाहर का एरिया, 640 किलोमीटर से बाहर, 640 किलोमीटर से बाहर का जितना भी एरिया आता है वो सब के सब आपका एग्जोस्फीयर में आता है। तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस के पार होता है। सैटेलाइट का क्षेत्र होता है, इसी क्षेत्र में सैटेलाइट को लॉन्च करके जो है स्थापित किया जाता है, यही क्षेत्र होता है वो। फिर है हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता आपकी सबसे ज्यादा होती है बहिर्मंडल में। ठीक, तो जो मैंने आपको बताया इसमें आप अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, अच्छे से याद करिए, समझिए। जिसको नोट्स बनाने वो नोट्स भी बना सकता है। वैसे अगर आप 2-3 बार वीडियो देख लेते हैं तो ये सिंपल टॉपिक है, तो ये आपका जो है हो सकता है आराम से। इसमें कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसके बाद कुछ देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में से आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन किस तरीके का आता है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मैं इसमें जो क्वेश्चन आए हुए हैं मैं उन्हीं को करा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर, धरातल मतलब इसकी जो सतह है पृथ्वी की, ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम। ठीक है, मैं इसी क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा था। सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका आंसर जो है वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में देंगे, और मैं इसको जो है आंसर को जो है वो जब आप कमेंट बॉक्स में दे लेंगे तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मैं इसको बता दूंगा। अदरवाइज जो है मैं टेलीग्राम ग्रुप पे, जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उस पर जब ज्वाइन हो जाएंगे तो टेलीग्राम ग्रुप पे मैं जो है इसका आंसर डाल दूंगा। ठीक है, उसके बाद है ओजोन परत। ओजोन परत अवस्थित है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, क्षोभ सीमा में, क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में और प्रकाश मंडल में। देखिए बच्चे घबरा जाएंगे, क्षोभ सीमा तो पढ़ा ही नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये देखिए मैंने आपको बताया कि 14 किलोमीटर तक तब तो आपका जो होता है ये वाला एरिया होता है, ये क्षोभ मंडल होता है।
लेकिन कुछ एक मुश्किल से मुश्किल 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर का एक पट्टी ऐसी होती है जहां पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल के मिक्स लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि यही क्षोभ सीमा होती है। ठीक है, इसके ऊपर क्षोभ सीमा के ऊपर जो है आपका जो है सीधे सीधे समताप मंडल पड़ जाता है, ऐसे समझ लीजिए इसको। फिर है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, फिर है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, बहिर्मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। इसको आप जो है जरूर जो है इनके जवाब आप जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, और मैं उसमें वहां पर जो है इन सबके आंसर आपके दे दूंगा। और इसी तरीके से जो है मैं सारे के सारे सब्जेक्ट को कवर कर रहा हूँ। आप जाके प्लेलिस्ट जरूर चेक करिए करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट बच्चे चेक नहीं करते चैनल की, और उसके बाद मेरे से कहते हैं कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए। मैंने जो है लगभग सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। जो आपके इन्फॉर्मेटिव टॉपिक है वो तो मैंने लगभग सारे कवर कर लिए हैं, और जो ये आपका स्टडी वाले हैं इनको मैं धीरे धीरे कवर कर रहा हूँ। ठीक, यूपीएसआई मेल फीमेल के वर्क, प्लाटून कमांडर का वर्क, एफएसओ का वर्क, सब कुछ मैंने जो है कवर कर रखा है। ठीक, क्या काम करता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, सब कुछ इसमें जो है मैंने प्लेलिस्ट में जो है 3 प्लेलिस्ट है आपकी मेजर है, यूपीएसआई प्रिपरेशन और यूपीएसआई प्रिपरेशन, यूपीएसआई ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल इन्फो, ये तो दोनों आपके हो गए इंफॉर्मेशन से रिलेटेड। बाकी संविधान पे बनी हुई है, ज्योग्राफी पे, हिस्ट्री पे मैंने इस पे बना दी है। ठीक है, और धीरे धीरे करके मैं इसमें से कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करा रहा हूँ आपको। दूसरी बात, मैं एक चीज आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको बता रहा हूँ, मैं टॉपिक बाय टॉपिक बता रहा हूँ। अगर मैं एक साथ आपको कंटेंट दे दूंगा तो वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। वो आप उठाओगे और या तो वो वीडियो पड़ी रहेंगी या फिर कोई भी कंटेंट होगा वो ऐसे रखा रहेगा। आप जो है इतना पढ़िए कि जिससे कि आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। रिवीजन कैसे करें और क्या स्ट्रेटेजी होती है रिवीजन की, क्यों रिवीजन जरूरी होता है, इसके लिए मैं देखिए जो है आज एक वीडियो मैं इस पर डालूंगा, जिससे कि बच्चे जो हैं वो आप समझें कि पढ़ाई की सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता है, और उसके लिए क्या क्या चीज़ें होनी जरूरी हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।